राहुल गांधी ने समय से पहले सचेत किया कि यूरोप में कोरोना आ चुका है, चीन में कोरोना आ चुका है, आप इसकी तैयारी कीजिए। तो तैयारी हो गई, घंटी भी बज गया, घड़ियाल भी बज गया, मोदी जिंदाबाद भी हो गया। पर ये कोरोना पहरा था, उसने मोदी जिंदाबाद नहीं सुना और छोड़ के नहीं गया। इन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट जारी रखी, जबकि ये चीन में था। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट उसी समय रोक दी जाती जब राहुल गांधी ने सुझाव दिया था, तो कोरोना कभी यहां नहीं आ पाता, क्योंकि चीन से न रेल लाइन है न कार बस आ सकती, हिमालय पर्वत की दीवार। पर इन्होंने, सबको मालूम है क्यों किया था, उस समय जो एक सम्मेलन हो रहा था, इनको चाहिए था कि लोग आए, इसलिए इंटरनेशनल फ्लाइट चलती रही। और करीब जो हमारा आंकड़ा है 47 लाख लोग की मौत हुई। ये है जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड है। बाकी देहात में 3 दिन खांसी आई, जुकाम हुआ, वो मर गए, उन्होंने कहा जूड़ी बुखार हुई थी, चले गए। और सबसे बड़ा इस शताब्दी का एक बयान जो मुझे अपने राजनीतिक और संसदीय जीवन में अधिक याद रहेगा, कोई जिला नहीं था, कोई शहर नहीं था, और मैं तो उतराता हूं कोई तहसील नहीं थी जहां कोई न कोई ऑक्सीजन की कमी से कोविड का मरीज मरा ना। लेकिन वारे भारत की पार्लियामेंट में वारे मोदी जी के मंत्री ने जवाब दिया, एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। ये लोकसभा में जवाब है, किसी चौराहे का जवाब नहीं। तो महानतम मैं इसी के साथ कहता हूं, मैं तो पूछूंगा लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं आएगा कि मोदी जी किसी को दीजिए, मेरा तो 15 लाख दे दीजिए, और मैं उनसे कहूंगा आप लोगों का भी दे दें, सिफारिश लगाऊंगा, होगी तो नहीं मैं भी जानता। मैं उनसे पूछूंगा कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के हिसाब से 18 करोड़ रोजगार अब तक मिल जाना चाहिए। उसमें तो कुछ नहीं लगता, आजकल कंप्यूटर का जमाना, लिस्ट जारी कर दे 18 करोड़ का। अरे जब 71,000 का खुद बांटने के लिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो 18 करोड़ होता तो उसका न जारी करते हो। तीसरा, 30 रुपए लीटर वाला पेट्रोल कब मिलेगा, 300 रुपए वाला गैस सिलेंडर कब मिलेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं, मैंने लिख दिए जिससे आपका समय न जाए। अब मैं आपके सारे प्रश्नों का स्वागत करूंगा, और छत्तीसगढ़ जिस तरह सजा संवरा है, मैं एक बार कहूंगा अपने के समापन में, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। एक एक करके तो इसी विषय से संबंधित सवाल लिया जाए। प्रमोद जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने 9 विषयों पे उनसे सवाल किए और आपने ये भी मान लिया कि जवाब नहीं दिया, तो क्या ये मोनोपोली माना जाए प्रधानमंत्री जी का? दूसरी बात इसमें है कि आपने बोला कि मित्रवत उन्हें देश भी बेच दिए, तो इनके में देशभक्ति है कि नहीं? पहला सवाल कि क्या उनके अंदर क्या शब्द आपने इस्तेमाल किया? देशभक्ति है नहीं, मोनोपोली। जब 13 मार्च से 6 अप्रैल तक भारत के दोनों सदनों में एक नाम लेने के लिए, अडानी का नाम लेने के लिए आ जाए, उसके पहले सदन स्थगित हो जाता है, माइक ऑफ हो जाता है, इसको आप क्या कहेंगे, मोनोपोली या नहीं कहेंगे? या इसको आप क्या कहेंगे, लोकतंत्र? कि एक नाम ना आने पाए इसके लिए 13 मार्च से 6 अप्रैल तक पूरा विपक्ष, क्योंकि मैं डिप्टी लीडर हूं तो कोऑर्डिनेट राज्यसभा मैं ही करता हूं, सारे दल इकट्ठे हो जाते थे, पर नहीं किया। तो इसको प्रजातंत्र कहूं कि मोनोपोली कहूं, वैसे ये भी है। दूसरा, देशभक्त का प्रमाण पत्र मैं किसी को नहीं देता हूं, किसी को चुनौती भी नहीं देता, लेकिन निश्चित रूप से भारत की जनता के संपत्ति के सार्वजनिक उद्योगों को, सार्वजनिक संस्थाओं को देना देश हित में नहीं है। मैं बस अपने आप को देश हित में नहीं, यही तक सीमित रखता हूं। जी, सवाल सब आपके सही भी हैं, ज्यादातर इनका असर भी जनता पर पड़ रहा है। आप उत्तर प्रदेश से आते, उत्तर प्रदेश में क्यों असर नहीं पड़ रहा है? क्या कारण है वहां बार-बार बीजेपी जीत रही है? बार-बार कहां जीत गई? परिणाम आया, 2 बार वो जीते, 2 बार वो जीते, मोदी जी, और 2 बार योगी जी। तो मैं तो नहीं समझता कि तीसरी बार जीतने का, मैंने कुंडली दिखवा ली, दोनों का योग नहीं है। चलिए पढ़ा लिखा पंडित हूं। अनुज दुबे जी, सवाल है, हालांकि बात थोड़े दिनों
जी लेकिन इसमें जिक्र हुआ है बदले की भावना, और बदले की भावना से ये भी सवाल उठा जैसे राहुल जी की सदस्यता कमी करना उसको करते हैं, फिर वो मकान से जो है खारिज करते हुए निकाला जा रहा है, तो इससे आपका नजरिया क्या है? देखिए, अब मुझे बहुत कहना भी नहीं पड़ेगा, नजरिया आप लोगों का भी स्पष्ट है, उससे कहलाना चाहते हैं तो कहला लीजिए। जिस किसी ने पॉलिटिकल सर्किल में मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, एमपी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसने मोदी जी की खिलाफत की, भाजपा की खिलाफत की, उसके यहां निमंत्रण पत्र पहुंच जाता है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मैंने बात की, कहा मैंने मेन बॉडी में है, टाइमिंग देखिए, इधर बोला उधर ईडी चली, तो ये इसको आप बदले की भावना नहीं कहेंगे, यही तो बदले की भावना है। अरे किसी के खिलाफ कोई आरोप है, किसी के खिलाफ है, तो तब तक आप क्यों इंतजार करते हैं जब तक वो बोल न दे आपके खिलाफ? इसके मतलब बदले की भावना से आप तब काम करते हैं जो वो आपके साथ नहीं होता या आप खिलाफ बोलता है। अब आसाम के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ क्या क्या बोला गया, जब से वहां गए वॉशिंग मशीन में धुल के निकले, तीनों पाल के बाद जैसे सफेद कुर्ता पजामा कभी हम लोग पहन लेते हैं वैसे हो गए। देखिए, मैं आपसे 100 सीटें इसलिए कह रहा हूं कि जो हालात हैं, महंगाई एक ऐसी चीज है जिसपे सब प्रभावित है, बेरोजगारी ऐसी चीज है जिसमें हर घर प्रभावित है, भ्रष्टाचार ऐसी चीज है जो मैं कह सकता हूं कि हर घर प्रभावित नहीं तो दूसरा घर प्रभावित है। पहले मोदी जी जो कहते थे लोग विश्वास कर लेते थे, अब हिमाचल, दिल्ली नगर निगम और सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक है कि अब मोदी जी पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। और अगर आप मोदी फैक्टर निकाल दें और ये 9 पॉइंट जो मैंने दिए हैं, ये फैक्टर हम जनता तक पहुंचा लें तो 100 सीट नहीं आएगी। दूसरा कारण है, आप याद करें 2014 में भाजपा को वोट की परसेंटेज थी 31.8%, अब बढ़ गई 3-4%। तब सब अलग अलग लड़ रहे थे। देखिए, इस बात को समझिएगा, आज 20 पार्टियां एकजुट हैं, तो उनके वोटों का जब बंटवारा रुकेगा तो 100 सीटें मोदी जी को मिलना मुश्किल हो जाएगी। अगर इसको हम कार्य रूप में परिणित कर ले गए 1:1, यानी एक के सामने एक हम खड़ा कर ले गए, तो 100 सीटों पे हम रोक लेंगे। तीसरा एक बड़ा कारण इसका ये होगा, देखिए हर चीज की अति होती, हद होती, समय होता है। अब अति भी हो गई, हद भी हो गई, समय भी हो गया, और मोदी जी ने मंगवा लिया है सत्ता परिवर्तन के लिए जो सौंपा जाता है, तैयार है मोदी जी। अनिल द्विवेदी इधर फिर इधर, हाँ लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। हमारी विचारधारा क्यों है, हम वो स्पष्ट कर देते हैं। दूसरों ने जो दूसरी विचारधारा दी है, ये उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हम नहीं जा रहे हैं, उस बैठक में मैं शामिल था। उसके 3 कारण। हमारी राष्ट्रपति जी स्वस्थ हैं, दुनिया में कहीं किसी और देश के दौरे पे नहीं है, इसी देश में है, ऊपर है, मतलब भारत से बाहर नहीं है, स्वस्थ है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि संसद जिसका उद्घाटन होने जा रहा है
उसका मुखिया कौन है, संविधान जो बनेगा उसका मुखिया कौन है, दोनों सदनों का समवेत संबोधन करने का अधिकार किसको है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है उसमें प्रथम नागरिक किसको माना है। तो शताब्दियों में अगर एक संसद भवन बने तो संसद की मुखिया और संविधान के मुखिया राष्ट्रपति करें, ये हमारी विचारधारा है। और इस विचारधारा से 20 दल सहमत हैं। अब बहुत से लोग नहीं सहमत हैं, उनकी विचारधारा है। हम तो ये मानते हैं कि वहां महामहिम राष्ट्रपति जी भी रहते, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी रहते, हमारी संसद के जो सभापति उप सभापति जो हैं उपराष्ट्रपति वो भी रहते, नेता विरोधी दल भी रहते, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहते, हम सब होते सदन में। लेकिन एक चीज सुनिए, क्या इतना बड़ा प्रयोजन हो रहा है तो उसमें सर्वदलीय बैठक बुला के इन सब चीजों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो जब आप हमको कोई प्लेटफॉर्म दे ही नहीं रहे कि जहां हम अपनी बात रख सकें, तो हम संवैधानिक मुखिया और संसद के मुखिया से न कराए जाने। संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, मुखिया है आज एक आदिवासी महिला, उपराष्ट्रपति हैं। अब उपराष्ट्रपति को क्यों हटाया गया मालूम है? प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री से बड़े हो तो वो रहे तो ये कैसे उद्घाटन करें, तो उनसे भी कहा गया दोनों देश में, तो उनको भी रखते, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी रहते, हम लोग सब रहते। ये अगर भाजपा ने बुला लेते, आज बुला ले, बैठक बात कर ले, हम लोग तैयार हैं जाने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति का अपमान, संविधान का अपमान, संसद का अपमान हम नहीं सहेंगे। न एक काम तो करेंगे, न उसमें हम भागीदार बनेंगे और न साझीदार बनेंगे जब अपमान हो रहा हो। नहीं, वो कोई मुद्दा ही नहीं। देखिए, वो कोई मुद्दा नहीं। मैं एक चीज कह दूंगा तो विषयांतर हो जाएगा। ये 9 साल तक क्यों नहीं याद किया? एक मिनट। अच्छा, आप पूछ लो, दोनों काम सामूहिक दे। देखिए, चर्चा पे मैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में अपनी राय नहीं रखूंगा। वो हमारे स्वाभिमान का, हमारी आजादी का, हमारे संविधान का प्रतीक है, वो रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा। देखिए, अब हर चीज मोदी जी कहते हैं 2014 के पहले ऐसा नहीं हुआ था, तभी हुआ जब 2014 आया। तो 2014 से 2023 तक मोदी जी आप उसको क्यों नहीं लाए थे? क्या तब वो पवित्र नहीं था? क्या तब उसको सांस्कृतिक पहचान नहीं थी उसकी? आपको जब सत्ता स्थानांतरण के आपके समय आया तब क्यों याद आई उसकी? कोई इशू नहीं। यार, विषय पे रहने तो मेरे भाई। अब आप पूछ रहे हो तो अब ये बताने में लग गया कि हाँ मेरी जानकारी है, मेरा ज्ञान है। ज्ञानी नहीं हो तो बोल जाऊं अलग चीज है। पर फिर मैं कहूंगा, अब ये लास्ट सवाल, आपके सवाल का जवाब दूंगा, आपका सम्मान करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा ये कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा है संवैधानिक मुखिया को ना बुलाना, मुद्दा है राष्ट्रपति को ना बुलाना, मुद्दा है संसद की मुखिया को ना बुलाना, राष्ट्रपति को न बुलाना। क्या भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त उसका संबोधन कर सकते हैं साल के पहले? मैं मान लेता किसी कारण से वो नहीं, पर वो तो देश में हैं। अब मेरे ख्याल से ये पुस्तिका का विमोचन माननीय अध्यक्ष जी के हाथों में होगा। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो करें। 9 साल 9 सवाल की पुस्तिका है टेलीविजन। देख लो भाई, सीधा है सबका। ये 9 साल 9 सवाल एक पुस्तिका है जो आपको सबको मिल रही है।
गया भैया? हैं? थैंक यू। मैं आप सबका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ कि आपने मेरे ज्ञान की बहुत परीक्षा की। बहुत बहुत धन्यवाद।